हाय दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये नया साल खुशियाँ, सफलता और अच्छी स्वास्थ्य लेके आए, ये मेरी दिल से कामनाएं हैं। पिछले साल आप सभी ने मुझे जो प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूँ। इस नए साल में भी मुझे आपकी उतनी ही ज़रूरत है। इस साल भी हम साथ मिलकर और भी बेहतरीन कहानियाँ और यादें बनाएंगे। तो दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग का एक नया सच्ची और डरावनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए ऐसी खौफनाक और रहस्यमय कहानी लाते हैं जो आपकी रातों की नींद छीन सकती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे लिए भी बेहद खास और थोड़ी डरावनी है। इस घटना को सुनते ही मैंने सोचा कि ये एक बेहतरीन कंटेंट बन सकती है, लेकिन जब मैंने इसे उस व्यक्ति से साझा करने की अनुमति मांगी जिन्होंने इसे शेयर किया था, तो उन्होंने मना कर दिया। कई बार पूछने के बाद उन्होंने मुझे इजाज़त तो दे दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस घटना पे जब भी बातें होता है तब बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी होता है। यानी कि कोई तो है जो चाहता है ये कहानी ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे। जब मैं इस कहानी पे काम शुरू किया तो अजीब सा चीज़ें होने लगी। पहले तो कई बार सेव किया हुआ डेटा ही मेरा डिलीट हो गया। काम करते वक्त अचानक से पीसी रीस्टार्ट हो जाता। फिर मेरा तबीयत अचानक खराब हो गई। 4 दिनों तक बुखार रहा और ठीक होने में बीत गया पूरा 10 दिन। अब जब मैं इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसे शुरू हुए 34 दिन हो चुके हैं। अभी भी ये नहीं पता कि इसे पूरी करने में और क्या क्या समस्याएं आएगी, लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी जितना रहस्यमयी है उतना ही डरावनी भी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही किन्नर था। किन्नर होने की वजह से न केवल उसे समाज ने ठुकराया, बल्कि उसका अपना परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया। समाज की नफरतें झेलते हुए उसने अपनी पहचान खुद बनाई। उसने एक लड़के से प्यार किया, उसके पढ़ाई में उसने मदद की, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस किन्नर की अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। उसके मौत के बाद शुरू हुआ अजीब भूतिया घटनाएं। क्या ये किन्नर की मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? वो लड़का कैसे इस रहस्यमय घटना से लिपटेगा? क्या वो इस रहस्यमय घटना से निकल पाएगा? आज जानेंगे हम लोग इस कहानी का हर एक रहस्य को, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता है यह अनुभव। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कहाँ से सुन रहे हैं आप इस कहानी को। कहानी सुनने के बाद आपका फीलिंग्स ज़रूर हमें बताएं। आपको कैसा फील हुआ इस इंसिडेंट को जानने के बाद। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई सच्ची और डरावनी अनुभव है, या फिर कोई सच्ची डरावनी कहानी जिसे आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। अपनी कहानी भेजने के लिए हमें मेल करें। हमारे मेल आईडी आपको इस वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपके कहानी को इस चैनल पे ज़रूर प्रस्तुत करेंगे, ताकि हर कोई जान सके असली डर असल में ठीक कैसा होता है। तो हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक स्कैरी सफर के लिए। नाइनटीन 1995 का समय था। पटना से कुछ ही दूर स्थित एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी।
यहाँ के लोग सीधे साधे अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन गांव में कोई भी छोटी घटना मिनटों में सबके चर्चा का विषय बन जाती थी। गांव के बीचों बीच रहने वाला कमलेश एक साधारण इंसान था। उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में थी। वो रोज सुबह सब्जी मंडी से ताजी सब्जी लेता और अपने ठेले पे बेचता। उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक छोटा भाई और एक बहन थी, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। कमलेश की शादी हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुए थे। उनकी पत्नी सीधी सादी मगर बेहद ही सहनशील महिला थी। मार्च 1995 में जब उनके घर में पहले बच्चे का जन्म हुआ तो मानो उनके जिंदगी में खुशियों की बारिश हो गई हो। एक छोटे से घर में भी खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। बच्चे का नाम रखा गया शुभम। शुभम का जन्म जैसे पूरे परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आया। उसकी गोरी चमड़ी, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा देखकर लोग तारीफें करते नहीं थकते थे। गांव के लोग कहते, ये बच्चा तो किसी बड़े घर का लगता है। कमलेश और उनके पत्नी को गर्व महसूस होता। परिवार ने बच्चे के जन्म की खुशी में मंदिर में पूजा करवाया, गांव में मिठाइयाँ बांटी और सभी को भोज पे बुलाया। जब शुभम 2 साल का हुआ तो उनके घर में दूसरा बेटा हुआ। ये बच्चा अपने मम्मी पापा के तरह ही सामान्य रूप रंग का था। परिवार ने उसका स्वागत भी उतने ही खुशी से की, लेकिन शुभम के सामने वो हमेशा दूसरे स्थान पर ही रहता। शुभम बचपन से ही बहुत होशियार था। 4 साल के उम्र से पहले ही उसने अक्षर पहचानना और गिनतियां सीखना शुरू कर दिया। उसके बुद्धिमत्ता को देखकर गांव के बड़े लोग कहते, ये लड़का बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। 4 साल की उम्र में जब वो स्कूल गया तो उसके शिक्षकों ने भी उनकी तारीफ की, लेकिन जैसे जैसे शुभम बड़ा होने लगा उसके व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आने लगा। वो आम लड़कों की तरह नहीं था। उसका चाल चलन और बात करने का तरीका लड़कियों की तरह नजर आने लगा। वो नज़ाकत और धीमी आवाज में बोलता और कभी कभी अपने माँ की तरह साड़ी पहनने का जिद करता। शुरू में परिवार ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब गांव के लोग मजाक बनाने लगे तो परिवार को चिंता सताने लगा। कमलेश की माँ कहती, इस बच्चे को लड़कों की तरह रहना सिखाओ, नहीं तो गांव में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। गांव के बड़े लोग अब खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने लगे। ठेले पर सब्जी खरीदने वाले लोग कहते, कमलेश तुम्हारा बेटा तो लड़कियों जैसा दिखता है, तुम्हारे परवरिश में कहीं कमी तो नहीं रह गई। कमलेश ये बातें सुनकर चुप रहता, लेकिन घर आकर शुभम के मम्मी पर गुस्सा उतारता। शुभम अब 8 साल का हो चुका था। गांव के बच्चों ने भी उसे अब चिढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल में उसे लड़की कह के बुलाया जाता। शुभम खुद भी इस बात को समझने लगा था कि वो दूसरों से अलग है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये अलगाई क्यों है। एक दिन स्कूल में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और उसे चिढ़ाने लगा। उन्होंने उसका नकल उतारा और उसे थप्पड़ भी मारा। शुभम भागते हुए घर पहुंचा और अपने माँ से लिपटकर रोने लगा। उसके माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा धीरे धीरे लोग तुम्हें समझेंगे, अपने दिल को छोटा मत करो, तुम बहुत ही खास हो। लेकिन शुभम के मन में यह बात बैठ गई थी कि वो दूसरों से अलग है। हर दिन वो अपने अंदर एक अजीब सा संघर्ष महसूस करता। एक तरफ समाज का दबाव, दूसरे तरफ उसका अपना पहचान। शुभम का उम्र जब 7 साल की थी, उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसकी आवाज लड़कियों जैसी कोमल थी। शरीर की ऊपरी हिस्से लड़कियों की तरह होने लगी। उनकी हरकतें भी लड़कियों जैसी लगती थी। उसे अपने माँ की साड़ी पहनना बेहद ही पसंद था। जब वो उन्हें पहनकर आईने के सामने खड़ी होती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशियाँ होता, लेकिन ये खुशी सिर्फ उसके अकेले की थी। बाकी सभी के लिए ये शर्मिंदगी का कारण। स्कूल में शुभम का व्यवहार भी अलग था। वो लड़कों के साथ खुले मिलने से कतराता, लेकिन लड़कियों के साथ बड़े सहजता से दोस्ती कर लेता। लड़कियां उसे अपने सबसे अच्छा दोस्त मानती थी क्योंकि वो उनके तरह ही था। लेकिन स्कूल के लड़के उसे हर वक्त चिढ़ाते,
वो हर दिन अपमान और तनाव का सामना करता, लेकिन फिर भी अपने अंदर का दर्द को छुपा के हंसता रहता। घर में स्थिति और भी खराब थी। उसके व्यवहार और शारीरिक गठन के कारण परिवार के लोग उसके माँ को ही दोषी ठहराते, यहाँ तक कि उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता। उसका दादी, जो कभी उसे प्यार से मेरा लाडला कहता था, अब कहते इसे तो भगवान उठा ले, कम से कम हमारा नाम तो खराब नहीं होगा। उसके पिता हर रोज शराब के नशे में उसके माँ को मारता और चिल्लाता, तेरे में ही कोई कमी था जो इसे ऐसा बना दिया। शुभम को अपने परिवार में सिर्फ अपने चाचा का सहारा था। चाचा उसे समझने का कोशिश करता, उसे प्यार करता और उसी के साथ बाहर ले जाकर उसके पसंद का खाना खिलाता। शुभम भी अपने चाचा के साथ खुलकर अपने मन की बातें कर पाता। उसने एक बार चाचा से पूछा, क्या मैं सच में गलत हूँ? तो चाचा ने जवाब दिया, तू जैसा है वैसा ही ठीक है, दुनिया क्या कहता है उसका परवाह मत कर, सिर्फ अपना काम कर। एक दिन स्कूल से लौटते समय गांव के कुछ बड़े लड़कों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे गंदी बातें कही और उसके साथ बदसलूकी की। शुभम चीखता रहा, लेकिन उसका मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। वो किसी तरह से रोते हुए घर पहुंचा। उसने अपने माँ को सब कुछ बताया। माँ की आंखों में तब आंसू भर आई, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों ने चुप रहने को कहा। दादी ने ये तक कह दिया, इसे भूल जाओ, वरना गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रात को जब चाचा घर आया और उन्हें ये सब पता चला, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत ही उन लड़कों का सामना किया। ये बात मारपीट तक पहुंच गई। चाचा को गंभीर चोटें आई। शुभम के पिता को भी बहुत पीटा गया। घर लौटने पर गुस्से में भरे पिता ने शुभम को बेरहमी से मारा। दादी ने कहा, इसे जहर देकर मार दो, ये सब इसी के वजह से ही हो रहा है। शुभम की माँ, जो पहले उसके लिए ढाल बनी हुई थी, अब वो भी अपने पति से खूब मार खाई। वो बेबस थे। उस रात शुभम ने सब कुछ सोच लिया। उसे लगा कि उसके वजह से यहाँ पे हर कोई दुखी है। अगर वो नहीं रहेगा तो सबका जिंदगी बेहतर हो जाएगा। उसके माँ खुश रह पाएगी, उसका पिता अपना इज्जत बचा पाएगी और उसका भाई बहन को भी कोई परेशान नहीं करेगा। उस अंधेरी रात में जब पूरा घर सो रहा था, शुभम अकेला जग रहा था। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सोच रहा था, क्या मेरा मौत सबका जिंदगी सुधार देगा? ये रात उसके लिए एक फैसले की रात बन चुकी थी। सुबह का समय था। घर में हर कोई अपना दिनचर्या शुरू करने के लिए उठ चुका था, लेकिन शुभम, जो हमेशा सबसे पहले उठकर चाय बना देता था, आज घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। माँ ने सोचा कि शायद छत पे होगा, पर छत खाली था। फिर उन्होंने हर कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन शुभम कहीं नहीं था। धीरे धीरे ये चिंता बढ़ने लगा। माँ ने चाचा को बताया और फिर पूरी मोहल्ले में शुभम को तलाशा गया। उसका नाम पुकारते हुए उसका माँ गली गली घूमे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। चाचा ने कई दिनों तक अलग अलग जगह जाकर शुभम को ढूंढने की कोशिश की, कभी बस अड्डे, कभी रेलवे स्टेशन, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि शुभम का गायब होना उनके परिवार के लिए एक राहत है। माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके आंखें हर रोज दरवाजे पर लगी रहती, जैसे वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। चाचा हार ना मानकर अपना पूरा कोशिश जारी रखा, लेकिन घर के बड़े लोग शुभम को भूलने लगे थे। धीरे धीरे घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा, मानो शुभम का अस्तित्व कभी था ही नहीं। क्या हुआ था शुभम के साथ? कहाँ गया शुभम? ये कहानी अब एक अलग मोड़ लेने वाला है। शुभम उस दिन घर से भागकर ट्रेन पे चढ़ गया था। डर और घबराहट के बीच वो बिना किसी योजना के दिल्ली पहुंच गया। वहां की भीड़, ऊंची इमारतें और अजनबियों के बीच खुद को खोया हुआ महसूस करता रहा।
कुछ दिनों तक उसने सड़क पर गुजारा किया। लोग उसे ऐसे घूरते जैसे नोच खाना चाहते हो। भूख और अकेलापन उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे ही एक समूह से हुई जो LGBTQ समुदाय का हिस्सा था। उनके साथ समय बिताने के बाद शुभम को समझ में आया कि वो किस दिशा में जा रहा है। उसने उनके साथ रहना शुरू कर दिया। ये जगह उसकी नई शुरुआत थी। शुभम ने खुद को एक नई पहचान देने का फैसला किया। उसने अपने अंदर की सच्चाई को अपनाया और बन गया शबनम। उसका हर हाव भाव, बोलचाल और पहनावा पूरी तरह से लड़कियों जैसा हो गया। उसकी इस यात्रा में उसे कई मुश्किलों को झेलना पड़ा। जो काम उसे दिया जाता वो उसे पसंद नहीं था। बसों और ट्रेनों में जाकर पैसा मांगना उसका रोजमर्रा का काम बन गया। ये काम उसके आत्मा को छुपता था, लेकिन मजबूरी ने उसे चुपचाप ये सब सहने पर मजबूर कर दिया। हालांकि शबनम ने हार नहीं मानी। वो अपने खाली समय में खुद को शिक्षित करने में जुट गया। उसे पता था कि अगर उसे अपने जिंदगी को बदलना है तो ज्ञान और शिक्षा उसका सबसे बड़ा ताकत हो सकती है। उसने खुद ही पढ़ना शुरू की, किताबें इकट्ठा की और जो कुछ भी नया सीखने को मिला उसने उसे सीखा। सालों के संघर्ष के बाद शबनम ने खुद को इस काबिल बना लिया कि वो अब अपने समुदाय के लोगों को भी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने लगे। उसने ब्यूटिशियन और फाइनेंशियल कुछ कोर्स किया और अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना देखा। इसके लिए उसने अपने समुदाय के साथ मिलकर पैसा कमाया और धीरे धीरे अपने सपने को पूरा करने के लिए निवेश करना शुरू किया। यहाँ तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिशा की ओर बढ़ रहा था शबनम। लेकिन शबनम के जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसका मुलाकात राहुल से हुई। राहुल उसे अक्सर फॉलो करता था। शुरू में उसने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन ये सिलसिला हर दिन जारी रहा। जहां भी शबनम जाता राहुल उसे फॉलो करता। पहले तो उसे ये सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे इस चीज से गुस्सा आने लगा। 3 महीनों तक शबनम ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन राहुल का ये व्यवहार रुक ही नहीं रहा था। तब शबनम के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वो लड़का सच में उसे फॉलो कर रहा है? क्या वो उसके बारे में जानता है, या फिर ये सिर्फ उसका एक वहम है? इस दुविधा में शबनम ने राहुल से बात करने का फैसला किया। एक दिन शबनम ने बस स्टॉप पर राहुल को पकड़ा। उसे जानने की कोशिश की कि क्यों वो उसका पीछा कर रहा है। राहुल ने बिना बातों को घुमाए सीधा कह दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शबनम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? राहुल ने सर हिला के कहा, हाँ मुझे सब पता है, लेकिन तब भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शबनम वहाँ कुछ नहीं बोल पाया। गुस्से में उसने वहाँ से चले जाना ठीक समझा। दोनों की इस मुलाकात ने उनके जिंदगी को ही पूरी तरह से बदलने वाला था। समाज की मानसिकता, शबनम की सपने और ये एक नया समस्या, सबने शबनम के सामने कई मुश्किलियां खड़ी कर दी। शबनम ने राहुल को पहली बार तब देखा जब वो गली के कोने पर चुपचाप खड़ा था। उसका हरकतें, उसका पहनावा और शबनम को दूर से ताकना, लोग उसे घूर रहे थे। कुछ तो फुसफुसाते और कुछ मजाक उड़ाने लगे, लेकिन राहुल पर इन सभी का कोई असर नहीं दिख रहा था। वो अपने में ही मस्त रहता, जैसे इस दुनिया के बातें उसके लिए मायने ही नहीं रखता हो। शबनम को उसकी ये आदत अजीब लगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित भी हुई। उसने फिर एक दिन खुद हिम्मत की और सीधे रास्ते में राहुल को रोक लिया। तुम ये सब क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? शबनम का शब्द थोड़ा कठोर था, लेकिन उसके नजरों में एक जिज्ञासा थी। राहुल ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कान के साथ बोला, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। शबनम को तब ये जवाब समझ में नहीं आया। वो कुछ और पूछता इससे पहले ही राहुल वहां से चला गया, लेकिन ये दूसरी मुलाकात उनके मन में सवालों का सैलाब छोड़ गई।
इन सब के अंदर शबनम अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इस्तेमाल करके कई इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा खासा पैसा बना लिया था। अब उसने खुद का एक सैलून स्टार्ट कर लिया, लेकिन अभी भी राहुल उसे अक्सर देखता। वो कभी शबनम के पार्लर के पास से गुजरता तो कभी दूर से ही खड़ा होकर उसे देखता। वो कभी भी उसके काम में बाधा नहीं डाला और ना ही कभी उसे तंग किया, बस उसे जी भर के देखता और चला जाता। इसी तरह से समय बीतता गया। शबनम ने अपनी छोटी सी ब्यूटी पार्लर को मेहनत और लगन से एक बड़ी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उसने इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा खासा पैसा भी बनाया। वो दिन उसके जिंदगी का खास दिन था जब उसने पार्लर की पहली सालगिरह मनाई। उस दिन हर तरफ खुशी का माहौल था। तभी उसने देखा कि राहुल दूर खड़े उसे ही देख रहा था। उस दिन शबनम ने पहली बार उसे अंदर बुलाया। उसने कहा, आओ राहुल, मिठाई खाओ, आज मेरा बहुत ही खास दिन है। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी कदम बढ़ाई। ये पहली बार था जब उसने शबनम के करीब आकर उसे बधाई दी। धीरे धीरे ये फॉलो करने का सिलसिला एक आदत जैसा बन गया। हर दिन राहुल पार्लर के पास आता, शबनम को देखता और चला जाता। अगर कभी वो नहीं आता तो शबनम को भी बेचैनी होती, जैसे उसके दिन अधूरा रह गया हो। लेकिन शबनम ने अपनी अतीत की वजह से खुद को राहुल से दूर रखने की कोशिश की। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। वो जानती थी अगर वो किसी से जुड़ने की कोशिश की तो उसका दिल फिर से टूट सकता है। फिर एक दिन राहुल अचानक कहीं गायब हो गया। एक दिन, 2 दिन और फिर एक पूरा महीना बीत गया। शबनम की नजरें हर दिन उसे तलाशता, लेकिन राहुल का कहीं कोई पता नहीं था। एक शाम जब शबनम अपने पार्लर के शटर को बंद कर रही थी, उसने अचानक राहुल को देखा। वो पास के बेंच पे बैठा हुआ था। उसका कपड़ा था अस्थि वस्त्र, चेहरा थका हुआ और आंखें सूजी हुई थी। शबनम उसे बात किए बिना रह ही नहीं पाई। क्या हुआ है राहुल, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारा ये हालत कैसे हुआ? राहुल ने शबनम की तरफ देखा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पापा की तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मम्मी तो बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। अब कोई नहीं है मेरा। ये कहते हुए राहुल टूट कर रो पड़ा। शबनम ने पहली बार उसके इस दर्द भरी सच्चाई को सुना। उसने महसूस किया कि राहुल, जो बाहर से इतना मजबूत दिखता है, अंदर से कितना अकेला और टूटा हुआ था। उस रात शबनम ने राहुल को समझाया, उसे खाना खिलाया और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया। उसने देखा कि राहुल कितना मासूम है। वो इतना मुश्किलों के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। राहुल के सच्चाई ने शुभम को बदल दिया। उसने महसूस किया कभी कभी जिन्हें हम कमजोर समझते हैं वो असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। शबनम ने फैसला किया कि अब वो राहुल को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो उसका दोस्त, उसका ताकत बनेगा। धीरे धीरे शबनम और राहुल के बीच एक गहरी दोस्ती का आरंभ हुआ। शुरू में शबनम को समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल उससे क्यों मिलने के लिए इतना उत्सुक था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तब पता चला कि राहुल लड़कियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे ये भी महसूस हुआ कि राहुल का आकर्षण सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं था, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत ही अलग थी। राहुल हमेशा अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त रहता था और उसे अपनी निजी जिंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। तब भी वो शबनम के प्रति बहुत ही स्नेह दिखाता था, लेकिन ये सिर्फ एक दोस्त के रूप में था। राहुल के परिवार बहुत ही साधारण थे। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे, लेकिन 7 साल पहले जब उनके पिता को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया तो उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल गया। राहुल ने देखा कि उसके पिता ने शारीरिक कमजोरी के चलते अपनी नौकरी छोड़ दी और धीरे धीरे घर का आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगा। राहुल ने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के इलाज के लिए जितना हो सके उतना मदद की,
पेंशन का पैसा से किसी तरह से वो घर का खर्चा उठाया, लेकिन वो जानता था कि एक दिन उसे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के पहले साल में ही राहुल के पिता का निधन हो गया। अब राहुल के लिए मुश्किल और भी बड़ी थी। पढ़ाई छोड़ने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। तभी शुभम ने राहुल से पढ़ाई छोड़ने का विरोध किया, क्योंकि वो जानती थी कि राहुल का सपना बहुत ही बड़ा है। उसने उसे सलाह दी कि वो उससे कर्ज लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है और जब जॉब लगेगा तब वो पैसा वापस कर देगा। राहुल पहले तो राजी ही नहीं था, लेकिन शबनम के जिद के आगे उसने आखिर बात मान ही ली। दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई। समय के साथ साथ राहुल ने छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपना खर्चा उठा सके। इस दौरान शबनम ने उसे लगातार मदद की और अब वो राहुल के लिए एक भरोसेमंद दोस्त बन चुकी थी। वो उसके हर मुश्किल में उसके साथ ही खड़े रहते थे और राहुल भी इस मदद का शुक्रिया अदा करता था। एक दिन शुभम ने राहुल से कुछ खास मदद मांगी। ये वो पहली बार था जब उसने किसी से सीधी मदद मांगी थी। उसने राहुल को अपने गांव की परिवार के बारे में जानकारी लाने के लिए कहा। राहुल ने तुरंत राजी होकर गांव के लिए रवाना हो गए। गांव में शबनम की चाचा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके पिता का स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब हो रहा था। दादी भी बहुत पहले गुजर चुकी थी और शुभम के घर में तब मुश्किलें आ चुकी थी। शबनम के भाई अब पढ़ाई छोड़कर सब्जी का ठेला लगाता था और बहन का शादी नहीं हो रहा था दहेज के चलते। इन सब को लेकर माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जब शबनम ने अपने परिवार की इस हालत को सुना तो वो पूरी तरह से टूट गया। राहुल ने उसे गांव जाकर उनकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन शबनम गांव नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा, मैं अगर गांव जाऊं तो मुझे देखकर गांव के लोग मजाक उड़ाएंगे, परिवार को और भी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे मदद करो, मैं हर महीना पैसा भेजूंगा, तुम उसे किसी तरह से मेरे परिवार तक पहुंचा देना ताकि उन्हें और कोई भी परेशानी ना हो। माँ को कहना बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने को, पैसे का टेंशन वो ना करे, मैं छोटी का शादी खुद करवाऊंगा। कुछ ही महीनों बाद शबनम धीरे धीरे अपने परिवार के स्थिति को सुधार दिया। उसने कुछ छोटा छोटा रकम देकर बहन के लिए शादी का पूरा खर्चा भेज दिया। राहुल उसे इस काम में पूरी तरह से मदद की। इस दौरान दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। एक दिन शुभम को एहसास हुआ कि वो अब राहुल के लिए सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे उनके भावनाएं राहुल के लिए बदलने लगी और वो उसे लेकर सोचने लगी थी। राहुल भी अब उसे अलग नज़र से देखता था और दोनों के बीच एक गहरा प्यार का रिश्ता विकसित हो गया। लेकिन ये रिश्ता सबसे छुपा हुआ था। कोई भी उनके बीच की बातों को नहीं जानती थी। साल बीतता गया। राहुल ने अपने पढ़ाई पूरी कर ली और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब दोनों ने शादी करने के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ अगर वो दिल्ली में शादी करते हैं तो कई समस्याएं आ सकती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि राहुल किसी दूसरे स्टेट में काम का तलाश करेगा और फिर दोनों वहां जाकर शादी करेंगे। लेकिन एक दिन राहुल ने इससे भी कुछ बड़ा फैसला किया। उसने कहा कि वो MBA करना चाहता है और इसके लिए उसे चेन्नई जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। शबनम को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी और उसने ऊपर से राहुल को प्रोत्साहित किया। उसे ये समझ आ गया था कि राहुल का सपना अब कुछ और था। शबनम ने राहुल को पूरा समर्थन किया और दोनों मिलकर भविष्य के लिए योजना बनाए। इस बीच राहुल और शबनम ने अपने दोस्ती को एक नई दिशा दी थी। वो एक दूसरे के साथ खड़े थे। अब उनका प्यार केवल एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरा और मजबूत विश्वास बन चुका था। दोनों ने अपने मुश्किलों का सामना किया, अपने सपनों को एक साथ जीने की कोशिश की। कुछ समय तक वो राहुल के बिना अपने जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे थे। राहुल भी कभी कभी दिल्ली आता था शबनम से मिलने के लिए, लेकिन फिर जल्दी ही वापस चला जाता था।
लेकिन राहुल के बिना शबनम का हालत ये हो गई थी कि वो अब ठीक से काम भी नहीं कर पा रही थी और कभी कभी पार्लर भी नहीं खोलती थी। सब लोग उसे देखकर हैरान रहते, लेकिन दिन ब दिन वो बेख्याली होने लगा। कुछ टाइम बाद राहुल भी आना बंद कर दिया। तब बार बार शबनम उसे मिलने चेन्नई चली जाती। राहुल को वो बार बार कहती थी कभी तो आओ, लेकिन राहुल पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि वो समय नहीं निकाल पाता था। दोनों एक दूसरे के बिना पूरी तरह से बेचैन थी। फिर एक दिन राहुल ने शबनम को एक योजना बताई। राहुल ने कहा वो कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, वहाँ वो अकेले नहीं रह सकता था, लेकिन अगर वो कहीं फ्लैट लेता तो दोनों एक साथ रह सकते थे। राहुल ने कहा तुम चाहो तो हम यहाँ शादी भी कर सकते हैं और यहाँ हम अपने ज़िंदगी साथ बिता सकते हैं। ये सुनकर शबनम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो धीरे धीरे दिल्ली में अपना सभी काम खत्म करने लगी और सारा पैसा जुटाकर उसने अपने पार्लर को भी चुपचाप बेच दी। किसी को इसका पता चलता वो सब कुछ समेटकर दिल्ली छोड़कर चेन्नई चली गई। चेन्नई में राहुल ने एक नया फ्लैट लिया और दोनों वहां साथ रहने लगे। उन्होंने मंदिर में शादी भी कर ली। अब शबनम एक अच्छा हाउसवाइफ बन चुकी थी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला कि वो एक किन्नर है। वो बहुत ही सुंदर महिला बन चुकी थी और कोई भी उसके बारे में शक नहीं कर पाता था। वो हर किसी से घुल मिल जाती और वहाँ उसे हर कोई पसंद करने लगे थे। तब शबनम ने वहाँ एक होम किचन का बिजनेस शुरू किया, जो बहुत ही जल्दी बहुत पॉपुलर हो गई। लेकिन धीरे धीरे उनके घर में कुछ अजीब सा होने लगा। शबनम की तबीयत खराब होने लगी और एक समय के बाद वो पूरा परेशान रहने लगा था। कुछ सालों बाद राहुल अपने पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे पद पर काम करना शुरू किया और उनका जीवन काफी सुखमय था। शबनम अपने कैटरिंग का बिजनेस चला रही थी और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब शबनम की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। राहुल ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाए, लेकिन फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। शबनम जो पहले किसी भी काम को ध्यान से करती थी, अब धीरे धीरे जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। वो छोटे छोटे मुद्दों पर राहुल से झगड़ा करने लगी। अक्सर फ्लैट के अन्य लोग उनके झगड़े को संभालने आते थे, लेकिन राहुल कभी भी अपना आवाज ऊंची नहीं करता था, ना कभी हाथ उठाता था। वो हमेशा शांत रहता था और शबनम के चीखने चिल्लाने को शांत करता था। धीरे धीरे फ्लैट के सभी ने महसूस किया शबनम के मानसिक हालत बिगड़ रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद राहुल के प्यार में कोई कमी नहीं थी। फ्लैट के रहने वाले लोग राहुल की हमेशा तारीफ करते थे। वो कहते थे तुम जैसा पति तो कोई नहीं है जो इतना प्यार करता हो और पत्नी को हर वक्त सपोर्ट करता हो। लेकिन धीरे धीरे शबनम को अब शक का बीमारी होने लगा। वो महसूस करने लगी थी कि राहुल उसे धोखा दे रहा है। इस शक ने घर में एक तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। फ्लैट के बड़े महिलाओं ने उसे बहुत समझाया, यह उसका दिमाग का वहम है। राहुल एक बहुत ही अच्छा पति है, उन पे शक करना पाप होगा। लेकिन दिन ब दिन शबनम का तबीयत और मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। कुछ दिन बाद उसने राहुल के व्हाट्सएप पर उसके ऑफिस कलीग के साथ अंतरंग तस्वीरें और चैट देखी। फिर उसने नोटिस किया राहुल हमेशा उसी लड़की के साथ बातें करता है। उसका शक सही साबित हुई। राहुल का किसी और के साथ अफेयर था, लेकिन उसने राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक दिन शबनम ने राहुल और उस लड़की को एक साथ बाहर रंगे हाथों पकड़ा। उस दिन उसने राहुल से शांत आवाज में पूछा, तुम मुझे इस बारे में बता सकते थे? क्या तुम उस लड़की के साथ किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हो? राहुल ने बस एक ही शब्द में जवाब दिया, हाँ। तब शबनम ने कहा, अगर तुम मुझे पहले बता दिया होता तो मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाता। और फिर वो चुपचाप घर लौट आए। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहरा रहा था। राहुल घर लौटकर घर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो अंदर आया उसे महसूस हुई
घर का गेट बाहर से खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में इसे छोड़ दिया हो। घर की चुप्पी शांति से भरी हुई थी और कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तब राहुल के दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो फितर कदम रख चुका था। कमरे की ओर बढ़ते हुए उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जैसे ही वो शुभम और उसके कमरे के पास पहुंचा, उसके आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य था। कमरे का दरवाजा आंशिक रूप से खुला हुआ था और अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला। शबनम, जिसके आंखों में हमेशा कुछ करने का चाहत रहता था, अब अपनी जिंदगी को खत्म कर चुकी थी। उसने खुद को फांसी लगा के लटका लिया था और उसकी हल्की सी झूलती हुई छाया कमरे के वातावरण को पूरी तरह से डरावना बना दिया। राहुल ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। मामला एक साधारण आत्महत्या का लग रहा था। शबनम ने कोई नोट भी नहीं छोड़ा था और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर यह पता चला शबनम की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। वो अक्सर अपने पति राहुल पर हाथ उठाती थी और दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता। हालांकि राहुल अपने पत्नी के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उनके देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हर वक्त उनके बीमारी को समझता और उसे संभालने की कोशिश करता था। पड़ोसी ने जो बताया वो वही था जिसे उन्होंने इतने दिनों से देखा था। राहुल ने शबनम के मामले में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पुलिस ने इस मामले को मानसिक समस्या से जुड़ा साधारण आत्महत्या मानते हुए इसे बंद कर दिया। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ये पहली बार था जब शबनम के बारे में सबको पता चला कि वो एक किन्नर थी। इससे पहले किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। उसकी असली पहचान कभी भी किसी के सामने नहीं आई थी। जब वो सच्चाई सामने आया तो हर कोई चौंक गया। धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे। राहुल भी अपने लाइफ में पूरी तरह से स्वाभाविक हो गया। अब राहुल को इस घर में रहते हुए 6 महीने हो गए थे और वो सोच रहा था कि आखिरकार सब कुछ सामान्य हो गया। ना तो उसे उस घर में कोई अजीब घुटन महसूस होती, ना ही कोई किसी तरह का डर आया। घर में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे वो भय और चिंतित होती। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा एक सामान्य घर में होना चाहिए। पर फिर एक दिन राहुल ने प्रियंका से शादी करने का फैसला किया। प्रियंका वही लड़की थी जिससे वो लंबे समय से फ़ोन में बातें करते थे। प्रियंका उसके ऑफिस की सहकर्मी थी और वो एक खुशमिजाजी हंसमुख लड़की थी। शादी के बाद प्रियंका और राहुल ने उसी घर में अपनी नई जीवन की शुरुआत की। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। प्रियंका एक शाकाहारी थी और उसने अपनी पूरी जीवन में कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं किया था। इसके ठीक विपरीत राहुल मांसाहारी था और वो हमेशा नॉनवेज खाना पसंद करता था। लेकिन अब घर में कभी उनके मांसाहारी भोजन पकता ही नहीं। प्रियंका को नॉनवेज से सख्त नफरत थी। प्रियंका की ये आदत उसकी धार्मिक और सांस्कारिक मान्यता से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी और राहुल को ये समझने में समय नहीं लगा। एक दिन राहुल ने प्रियंका से कहा, मुझे आज नॉनवेज खाने का मन है, क्या मैं बना सकता हूँ? प्रियंका ने तुरंत उसे मना कर दिया। प्रियंका ने कहा, तुम बाहर से ले आ सकते हो, लेकिन घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। राहुल ने प्रियंका के बातों का सम्मान किया, लेकिन उसे लगा कि कभी कभी उसे अपना पसंदीदा भोजन का आनंद भी लेना चाहिए। उसी दिन रात को राहुल ने प्रियंका से बिना पूछे ही बाहर से बटर चिकन मंगाया। ये उसका पसंदीदा डिश था और वो इसे बिना प्रियंका के साथ बांटे आराम से बैठ के खा रहा था। वो घर के नीचे वाले कमरे में फर्श पर बैठकर चिकन का आनंद ले रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि प्रियंका उसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन प्रियंका के आंखों में कुछ अजीब था, एक तरह का लालच और ध्यान जो राहुल को बहुत ही ज़्यादा असामान्य लगा। लेकिन राहुल ने अपने थाली पे ध्यान दिया और चुपचाप खाने में मस्त हो गया। कुछ समय बाद ही प्रियंका उसके पास आई और धीरे से उसके पास बैठ गई।
वो धीरे धीरे बटर चिकन खाने लगी। कितने दिन हो गए बटर चिकन नहीं खाया था, प्रियंका ने धीरे धीरे कहा। राहुल हैरान होकर पूछा, तुम कब से बटर चिकन खाने लगी? प्रियंका ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये तो भीरू भाई के दुकान से आया है, ये मेरा फेवरेट है। राहुल ने यह सुनकर एक चौंकने वाला प्रतिक्रिया दी। ये भीरू भाई के दुकान से आया है, पर तुम्हें कैसे पता चला? पर तुम तो वहाँ कभी नहीं गए, ना ही तुमने कभी वहाँ से खाया। अब राहुल को डर लगने लगा था, क्योंकि प्रियंका ने ऐसा कुछ कहा था जो असंभव सा लग रहा था। प्रियंका अब बटर चिकन के साथ पराठा भी खा रही थी। राहुल ने देखा प्रियंका ने बटर चिकन को पराठा के साथ मिलाकर उसे बड़ी शिद्दत से खा लिया। फिर प्रियंका ने अचानक एक बटर चिकन का टुकड़ा उठाया और उसे सूंघकर खा लिया। राहुल को यह देखकर ऐसा लगा जैसे प्रियंका कुछ और नहीं बल्कि एक अलग पर्सनालिटी हो। राहुल ने डरते हुए प्रियंका को एक जोर से चांटा मारा। तुरंत ही प्रियंका के आंखों में एक गहरी अजीब सा चमक आ गई। उसने चिल्लाकर राहुल से पूछा, तुम मुझे नॉनवेज खिला रही हो? ये बोलते ही उसने देखा कि वो खुद अपने हाथों से बटर चिकन खा रही थी। प्रियंका ने तुरंत बोला, छी, मैं कैसे ये खा सकती हूँ? बोलकर उसने तुरंत बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। प्रियंका की बातें, उसकी अजीब मुस्कान और उसके आंखों में जो छुपा हुआ डर था वो राहुल के लिए समझना मुश्किल हो गया था। इस घटना के बाद राहुल थोड़ा असमंजस में आ गया। उसके मन में एक डर और एक उलझन की मिश्रण थी। उसे लगा कि शायद प्रियंका में कुछ अजीब सा है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता था। कुछ दिनों के बाद से ही प्रियंका ने बार बार चिकन और मटन खाने का जिद करने लगा, लेकिन राहुल कभी भी प्रियंका को वो खाना नहीं ला कर दिया। यहाँ तक कि उसने खुद भी धीरे धीरे नॉनवेज खाना छोड़ दिया। राहुल हमेशा घर में एक हफ्ते का राशन और सब्जियां ला के रखता था। 25 किलो चावल, 10 किलो आटा और अलग अलग तरह की ताज़ी सब्जियां। ये सब कुछ वो संडे को आराम से घर में इकट्ठा करके रखता था। लेकिन कुछ दिनों से धीरे धीरे उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। इतना सारा सामान 4-5 दिन में कैसे ख़त्म हो जा सकता है? 25 किलो चावल और 10 किलो आटा, ये तो 2 लोग भी 7 दिनों में ख़त्म नहीं कर सकता। फिर ये 4-5 दिनों में ख़त्म हो जाना बिल्कुल असंभव था। लेकिन वो ये सब देखकर भी कुछ दिनों तक चुप रहा। एक दिन मन ही मन राहुल ने ठान लिया कि वो अब इस रहस्य का पता लगाएगा। आखिर ये सामान कहाँ जा रहा था, क्या हो रहा था उसके घर में। तब उसने एक चाल चली। अपने घर के मेन गेट का लॉक को तोड़ दिया ताकि कोई भी गेट को अंदर से बंद ना कर सके। कुछ दिनों तक उसने इस गेट को ऐसे ही छोड़ दिया। प्रियंका तब उसे हर रोज इस गेट को ठीक करने के लिए कहता था, लेकिन उसने हर दिन इस काम को टालता गया। अब अगर इस गेट को बंद करना है तो इसे चाबी लगाना पड़ेगा। एक दिन उसने ठान लिया आज वो इस रहस्य के बारे में जान कर रहेगा। उसने घर की एक चाबी अपने पास रख ली और ऑफिस के बहाने घर से बाहर चला गया। कुछ घंटों बाद जब राहुल को यकीन हो गया प्रियंका खाना खा के सो गई है, तभी उसने घर वापस जाने के बारे में सोचा। उसने दूसरे चाबी से गेट के दरवाजे को खोला। जब वो अंदर गया तो उसने सुना कि रसोई में से कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा था। जब उसने रसोई की ओर चुपके से देखा तो एक बड़े बर्तन में 2 से 2.5 किलो चावल का भात पड़ा हुआ था और पास ही में एक बड़े बर्तन में 2 किलो के ऊपर उबला हुआ सफ़ेद चिकन। वो देख रहा था कि प्रियंका जो हमेशा चिकन को नापसंद करती थी, वो अब एक हाथ से चिकन के टुकड़े को और दूसरे हाथ से मुट्ठी भर चावल रखे बड़े ही घातक तरीके से खा रही थी। प्रियंका बिल्कुल ही अजीब स्थिति में थी, जैसे उसके अंदर किसी और ही दुनिया का भूत बाहर निकलकर सब खा जाने की कोशिश कर रहा हो। वो चिकन को ऐसे खा रही थी जैसे उसे कोई प्रभाव भी ना हो कि वो क्या कर रही है, जैसे वो एक राक्षस बन चुकी थी। ये दृश्य देख के राहुल के हाथ से चाबी गिर गई। उसकी सांस रुक सी गई और वो कुछ देर के लिए बेजान हो गया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो फर्श पर गिर पड़ा। जब राहुल को होश आया तब वो बिस्तर में सोया हुआ था। बगल में प्रियंका
उसके सर में हाथ फैला रही थी। कुछ पड़ोसी घर में बैठा हुआ था। प्रियंका ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? तुम घर कब आए? राहुल ने हल्की आवाज में कहा, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। मैं दरवाजे पे आवाज़ दी थी, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। फिर मैं चाबी खोल के घर के अंदर घुसा और अचानक ही मेरा सर घूमने लगा और मैं कब गिर गया। राहुल तुरंत ही उठ के बाथरूम जाने के लिए रूम से निकला, लेकिन जब वो रसोई में देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पूरा साफ कर दिया प्रियंका ने रसोई को। राहुल ने प्रियंका से कुछ भी नहीं कहा इस बारे में, क्योंकि वो जानता था कि प्रियंका उसके बातों को समझ नहीं सकती थी। प्रियंका ने तो हमेशा ये कहा करती थी कि वो मांसाहार से दूर रहती थी, लेकिन राहुल को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। प्रियंका का ये मांसाहारी व्यवहार अब किसी रहस्य से कम नहीं था। उसे ये भी समझ में आ गया था कि प्रियंका जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ केवल एक दिखावा था। राहुल ने उस रहस्य को अपने अंदर ही दबा लिया और फिर से अपने रोज़मर्रा का जिंदगी जीने लगा। लेकिन वो जानता था कि कुछ तो गलत था। वो हर रात डर और चिंता में डूबा रहता। उसे ये एहसास था कि प्रियंका के साथ उसके रिश्ते में कुछ गहरी रहस्यों का पर्दा पड़ा है और वो खुद को भी उन रहस्यों के साथ जीने के लिए मजबूर कर रहा था। वो अक्सर सोचता, क्या वो प्रियंका को इस बारे में बताएगा या फिर अपने इस चुप्पी को बनाए रखेगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था इसका खुलासा कैसे करे। एक तरफ उसे प्रियंका से प्यार था और दूसरे तरफ वो जो कुछ देख चुका था वो उसे डरा रहा था। क्या प्रियंका सच में बदल चुकी थी? क्या वो कभी अपने इस भूतिया रूप से बाहर निकल पाएगी? ये सब सवाल तब राहुल के मन में हर वक्त गूंज रही थी। कुछ महीनों बाद प्रियंका और राहुल के घर में एक खुशखबरी आई। प्रियंका गर्भवती थी और ये खबर दोनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खुशी थी। राहुल ने प्रियंका का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रियंका के चेहरे में हर पल एक नई चमक थी और राहुल ने उसे हमेशा सहारा दिया। प्रियंका के साथ हर समय कोई मौजूद रहे, उसका देखभाल करे, इसीलिए उसने एक मेड रख ली ताकि वो कभी अकेला महसूस ना करे, जो दिन भर प्रियंका का ख्याल रख सके। वो प्रियंका को आराम देने के लिए हर समय तैयार था। शाम को राहुल के घर आने तक मेड प्रियंका के पास ही रहते। प्रियंका का पेट अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश था। राहुल के प्यार और समर्थन प्रियंका को बहुत ही हिम्मत दे रही थी। फ्लैट के लोग भी बहुत ही अच्छे थे और प्रियंका का ख्याल हमेशा रखता था। सब कुछ सही चल रहा था और प्रियंका का गर्भ भी था बहुत ही स्वस्थ। समय के साथ साथ प्रियंका और राहुल के जीवन में खुशी की पल बढ़ने लगी थी। वो नए नए कपड़े खरीदते, प्रियंका का खास ख्याल रखता और दोनों हर छोटी पलों का आनंद लेता। प्रियंका का मन भी इस समय बिल्कुल शांत हो चुका था। एक दिन प्रियंका ने राहुल से कहा, हमारे बच्चे के आने से हमारे जीवन में कितना खुशियाँ आ गई है ना। राहुल हंसते हुए उसके बातों को सुना, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ जैसे बदल गया। प्रियंका को जोर से दर्द होने लगा। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा और प्रियंका को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी। तब राहुल ऑफिस गया था। फ्लैट के लोग जो प्रियंका का ख्याल रखते थे तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। राहुल के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सब कुछ बदल चुका था। प्रियंका का मिसकैरेज हुआ था। राहुल को इस खबर से ऐसा आघात लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। प्रियंका के लिए जो सपना वो दोनों देख रहे थे अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टरों से बात करने के बाद पता चला प्रियंका के फैलोपियन ट्यूब में गंभीर चोटें आई थी। ये समस्या इतना बड़ी है कि वो और कभी भी मां नहीं बन सकती। डॉक्टरों ने बताया प्रियंका के शरीर में अंदरूनी चोटें लगी थी, इसी के कारण ये मिसकैरेज हुआ है। राहुल को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ उसके दिल पर गिर पड़ी हो। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो प्रियंका को ये कैसे कहे। उसे डर था कि प्रियंका इस दर्द को कैसे सहन करेगी और वो किस तरह से इस स्थिति का सामना करेगी। जब राहुल ने प्रियंका का देखभाल करने वाली आंटी से पूछा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ,
तो उन्होंने कहा प्रियंका अचानक बिस्तर से कूद पड़ी थी, जिससे उसे चोट लगी। लेकिन राहुल को ये सुनकर थोड़ा सा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि प्रियंका का व्यवहार पहले से ही बहुत अजीब था। घर के मेट ने कई बार राहुल को चेतावनी दी थी कि प्रियंका मानसिक तौर पे असामान्य हो सकती है, लेकिन राहुल ने कभी भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। प्रियंका का मानसिक संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसे इस हादसे का गहरा असर हुआ था। प्रियंका पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। वो ना ही किसी से बात करती, ना ही कुछ खाती थी। राहुल ने कई बार प्रियंका से बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप में ही हमेशा खोई रहती। रात के समय प्रियंका घर के एक कोने में बैठकर रोती रहती थी। उसके आंखों के नीचे गहरा काला गड्ढा बन चुका था और वो दीवारों पर कभी कभी अपने सर मारने लगती थी। कभी कभी तो प्रियंका अपने त्वचा को खरोंचने लगता, जिससे खून निकलती थी। ये सब कुछ राहुल के लिए बेहद ही कठिन था। प्रियंका के मेट, जो पहले प्रियंका का ख्याल रखा करती थी, अब वो ये सब देखकर घर छोड़ के चली गई, क्योंकि प्रियंका का मानसिक स्थिति अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। राहुल अब पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रियंका को कैसे संभाले। प्रियंका की मानसिक स्थिति को देखते हुए राहुल ने एक कदम और उठाने का फैसला किया। वो प्रियंका के माता पिता के पास जाने का विचार करने लगा, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो जानता था कि प्रियंका को ठीक करने के लिए उन्हें किसी अपनों की मदद की ज़रूरत है, और अब समय आ गया था कि वो प्रियंका के परिवार की सहायता ले। राहुल और प्रियंका के शादी ने सबको चौंका दिया था, खासकर प्रियंका के माता पिता को। प्रियंका के पिता हमेशा चाहता था कि उनके बेटी किसी अच्छे और समाज के नज़रे में सही लड़के से शादी करे, लेकिन राहुल के पास्ट एक किन्नर से शादी करना उनके लिए पूरी तरह से नामंजूरी था। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटी किसी ऐसे आदमी के साथ रहे जिसका अतीत इतना विवादास्पद हो। वो चाहते थे कि प्रियंका का जीवन समाज के बदले गए नियमों और परंपराओं के ऊपर अनुरूप हो, ना कि राहुल जैसे किसी लड़के के साथ। इसीलिए जब प्रियंका और राहुल की शादी हो गई तो उनके माता पिता उनसे बातें करना बंद कर दिया। कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था उन लोगों के साथ। इस परिस्थिति में राहुल ने उनके घर जाने का फैसला किया और प्रियंका के बारे में सब कुछ बताया। वो जानता था कि प्रियंका के माता पिता को समझाना बेहद ही मुश्किल होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर ये स्थिति ऐसे ही चलता रहा तो प्रियंका को वो बचा नहीं पाएगा। सब कुछ सुनकर अपने बेटी का हालत देखकर उन लोगों को तरस आने लगा। वो लोग तब अपना पुराना गुस्सा भूल ही गए। आखिरकार प्रियंका के माता पिता को राहुल ने समझा लिया और वो लोग मदद करने के लिए राजी हो गए। जब वो घर पहुंचे तो माहौल एकदम बदल चुका था। राहुल ने जो बातें बताई थी, इस जगह पर सब कुछ उल्टा था। प्रियंका को देखकर किसी को भी ये नहीं लगेगा कि वो पहले जैसा खुश और स्वस्थ नहीं थी। उनके आंखों में गहरे गड्ढे का कोई नामो निशान नहीं था। चेहरे पर सुंदर एक मुस्कान थी, ना ही शरीर में कोई चोटें और खरोंचें थी। जो लड़की घर से निकली थी, अब वो उससे कहीं ज़्यादा सुखी थी। प्रियंका के माता पिता राहुल को लेकर तब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए। राहुल ने तब समझ गया और उसने पिता को बाहर ले जाकर कुछ कहने लगे। जो कुछ भी है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आपको थोड़ा समय देना होगा, उसके बाद आप खुद ही सब कुछ देख पाएंगे, राहुल ने उनसे कहा। प्रियंका के पिता कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए, फिर वो रुकने के लिए राजी हो गए। 3-4 दिन वहाँ बिताने के बाद भी प्रियंका बिल्कुल सामान्य दिखने लगी। किसी भी तरह का कोई परेशानी उनके अंदर दिखी नहीं। तभी राहुल के मन में एक प्लान आया। एक दिन सुबह राहुल ने प्रियंका के माता पिता से पूछा, क्या आप आज चिकन खाना पसंद करेंगे? प्रियंका के माता पिता ये सुन के पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर प्रियंका ने उत्साह से कहा, पापा चलो आज चिकन बनाते हैं, बहुत अच्छा होगा।
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो गए। जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं कहा, वो अब ऐसा क्यों चाह रही थी। राहुल ने 3 किलो चिकन खरीदा और प्रियंका ने इतनी पेशेवर तरीके से उसे पकाया कि मानो वो सालों से इसे बना रही हो। प्रियंका के माता पिता ने चिकन तो नहीं खाया, लेकिन प्रियंका ने अकेले ही पूरा 3 किलो चिकन खा लिया। ये देखकर सब चौंक गए। प्रियंका ने जो बदलाव दिखाया था वो काफ़ी था राहुल के बातों को प्रूव करने के लिए। प्रियंका के माँ समझ गई कि यहाँ सिर्फ डॉक्टरों के दवाइयाँ काम नहीं कर सकती, बल्कि इस स्थिति में एक स्पिरिचुअल इलाज की आवश्यकता थी। प्रियंका का इलाका एक मशहूर मौलाना साहब के नाम से जाना जाता था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने रहस्यमय शक्तियों और ज्ञान से कई लोगों की मदद की थी। जब प्रियंका के माँ ने उसकी अजीब व्यवहार को देखा तो उनके मन में मौलाना से सलाह लेने की विचार आया। हालांकि शुरू में राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। शाम को मम्मी और पापा मौलाना के पास पहुँचे। राहुल की पहली शादी, शुभम का मानसिक स्थिति का बिगड़ना, फिर उसका मौत और फिर उसी तरह कई घटना राहुल के दूसरे पत्नी के साथ शुरू होना कई सवाल खड़े कर रहे थे। सवाल ये था कि क्या अब राहुल और प्रियंका को भी वही सब झेलना पड़ेगा जो शुभम के साथ हुआ था। मौलाना ने जब पूरी बातों को ध्यान से सुना तब उन्होंने कहा, शायद उस घर में कोई समस्या होगा जिसके वजह से वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके लिए प्रियंका को यहाँ लाना होगा ताकि हम असली सच्चाई को जान सके। ये सुनकर परिवार परेशानी में पड़ गए। प्रियंका को मस्जिद तक कैसे लाया जाए। जब उन्होंने राहुल के साथ बात की तो उसने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसने कोशिश करी। अजीब बात यह थी कि प्रियंका बहुत ही आराम से मस्जिद में प्रवेश कर गई। ना कोई परेशानी हुई, ना कोई डर। ये देखकर घर वालों को भी थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा शायद ये सब कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम होगा, लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब मौलाना ने उनके कुछ सहकर्मी के साथ मिलकर कुछ क्रियाएं करी। प्रियंका के अंदर जो कुछ छुपा था उसने सभी मौलानाओं को स्तब्ध कर दिया। मस्जिद के सबसे बड़े बुजुर्ग मौलाना ने प्रियंका के माता पिता को तुरंत प्रियंका को घर ले जाने के लिए कहा। राहुल और उनके परिवार की घबराहट तब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि उन्होंने राहुल को जाने से मना किया। जो कुछ भी है वो सबके सामने नहीं कहा जा सकता। सच्चाई बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली थी। इस रहस्यमय घटना के पीछे छुपी असली सच को पता लगाने के लिए मौलानाओं को अब एक बड़ी फैसला लेना था, जिसका असर पूरी कहानी का रुख मोड़ सकती है। अब सवाल आता है, मौलानाओं ने प्रियंका के अंदर ऐसा क्या देखा? क्या ये सिर्फ एक मानसिक समस्या थी या इसके पीछे कुछ अदृश्य ताकतें भी थी? क्या शुभम के मौत और प्रियंका के हालत के बीच कोई कड़ी थी? राहुल को ही क्यों सब मौलानाओं ने रोक लिया? ये सब इस कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला था। राहुल के दिल तेजी से धड़क रहा था। मस्जिद का वो कोना जहां मौलाना ने उसे लेकर आया वो एक अजीब सा सन्नाटे में डूबा हुआ था। मौलाना की आवाज तब उस खामोशी को चीरते हुए राहुल के कानों में जाके गूंजी। तुम पहले एक तांत्रिक के पास गए थे, है ना? राहुल की आंखें तब चौड़ी हो गई। मौलाना ने कहा, मर गया वो, मर गया तो? ये सुनते ही राहुल के सांसें रुकने लगी। उसने नजरें छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना ने राहुल के झूठी कोशिश को भांप लिया। उनके आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और एक रहस्यमय चमक थी। उन्होंने कहा, जो उसने किया उसका सजा उसे मिल गया, अब तुम्हारी बारी है। सच बताओ, सब कुछ मुझे पता है, लेकिन अगर तुम झूठ बोला तो शुभम तुम्हें नहीं छोड़ेगा और मैं भी तब तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। राहुल की धड़कन तब तेज हो गई। उसे लगा उसका सीना फट जाएगा।
उसने कांपते हुए मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर दिन के उजाले में ही एक सफ़ेद सा साया उसने देखा। रोशनी में उसका आकृति साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन वो शुभम जैसी ही लग रही थी। मौलाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी भी वक्त है, अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारे सोच से परे है। राहुल ने घबराकर सब कुछ बताना शुरू किया। सब कुछ शुरू हुआ जब मेरा उम्र 22 साल का था। राहुल ने कांपते आवाज में कहा, उस वक्त मुझे शारीरिक संबंधों की लत लग चुकी थी। मैं पैसा देकर अपनी इच्छाएं पूरी करता था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि ये सब सही है या गलत। इस बीच मैंने कई बार किन्नरों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। पहले तो ये सब मुझे बस एक खेल जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसमें अजीब सा मज़ा आने लगा। राहुल की आवाज़ तब टूटने लगी। मेरी ज़िंदगी में तब भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैंने शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन मेरे अंदर तब इतना तेज था कि मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। धीरे धीरे ये सब मेरा एक नशा जैसे बनने लगा। तभी मेरा नज़र शुभम पर पड़ी। पहली बार उसे देखकर किसी को अंदाजा भी नहीं लग सकती थी कि वो एक किन्नर है। शबनम के चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत थी। शुरू में मैं उसके तरफ सिर्फ आकर्षित हुआ था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो किन्नर है तो मैं और भी ज़्यादा जिद्दी हो गया। उसे हासिल करना जैसे मेरे लिए एक जुनून बन गया। शबनम ने हमेशा मेरे कोशिशों को नज़रअंदाज किया। उसने मुझे कभी बढ़ावा नहीं दिया। फिर एक दिन मेरे ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पिता का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। मेरे माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा दुनिया ख़त्म हो गई है। तब राहुल के आंखों में आंसू भी आ गई। तभी मेरी ज़िंदगी में शबनम आया। उस वक्त मैं बहुत ही अकेला था। शबनम भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रही थी। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर था, ना पैसा। इस घटना के बाद मुझे सच्चाई के बारे में पता चला। मेरी बुरी आदतें अब छूटने लगी थी। मुझे तब शबनम पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तब जीवन में सिर्फ कामयाब होना था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। शबनम ने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो शायद कोई अपना भी ना करे। उसने मुझे पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसा दी, मेरा हर खर्चा उठाया, लेकिन तब तक मेरे अंदर एक लालच जन्म ले चुका था। उसके पास बहुत पैसा था जिससे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती थी। तब मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। राहुल ने अपनी गर्दन झुका ली। मैंने शबनम को धोखा दिया। उसने मुझ पर भरोसा किया था। घर जो पैसा वो भेजता था वो मैं कभी उसके घर तक नहीं पहुंचाया। उसके बहन का शादी का पैसा भी मैं रख लिया था। मैंने उसे प्यार का झूठा यकीन दिलाया ताकि वो मेरा पढ़ाई पूरी करवा दे। जब उसने मुझे दिल्ली में पढ़ाई पूरी करने के लिए सपोर्ट किया तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे उसे शादी करना पड़ेगा, और यहाँ उससे शादी करके उसको रास्ते से हटाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। उसके समुदाय का लोग मुझे नहीं छोड़ेगा। तब उसकी संपत्ति कभी भी मेरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने चेन्नई MBA करने का फैसला किया। राहुल की सच्चाई धीरे धीरे उजागर होती गई। मुझे पता था मैं अगर शबनम से दूर चला जाऊं तो वो तड़पने लगेगी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसे चेन्नई आने के लिए मना लिया। चेन्नई में शबनम के पैसे से मैंने एक नया फ्लैट खरीदा, वो भी मैंने अपने नाम पे करवा लिया। मैंने उसे मंदिर में शादी करने के लिए मना लिया। उसका सारा पैसा वो भरोसा करके सब कुछ मुझे दे दिया। शबनम ने सब कुछ त्याग कर मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैं कभी भी उसे प्यार नहीं करता था। मैं अगर किसी से प्यार करता था तो वो था शबनम का पैसा। दिल्ली में पढ़ाई करते वक्त प्रियंका से मेरा मुलाकात हुआ। प्रियंका एक मासूम और खुश मिजाजी लड़की थी जो अपने सादगी से हर किसी का दिल जीत लेती थी। मैं भी उसके भोलेपन से आकर्षित हो गया।
लेकिन ये आकर्षण जल्दी ही एक गहरा रिश्ता बन गया। मैं और प्रियंका एक साथ भविष्य का सपना देखते थे, लेकिन मेरे दिल में ना चाहते हुए भी कहीं एक ऐसी जगह थी जो थी शबनम के लिए। मैं शबनम के साथ होकर भी प्रियंका के लिए एक अजीब खिंचाव महसूस करता था। धीरे धीरे ये खिंचाव एक जुनून में बदल गया। तभी मेरे दिल में शबनम से छुटकारा पाने का ख्याल आने लगा। मुझे हमेशा लगता अगर शबनम मेरे ज़िंदगी से चला जाए तो मैं बिना किसी बाधा के प्रियंका के साथ एक नया दुनिया बसा सकता हूँ। लेकिन शुभम मासूम थी। मुझे पता था अगर उसे सीधी तौर से छोड़ने की कोशिश की तो समाज और कानून मुझे चैन से रहने नहीं देगा, और इसीलिए ही मैंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। चेन्नई में जहाँ मैं MBA का पढ़ाई करता था, वहाँ रहते हुए ऑकल्ट साइंस के बारे में मैंने पहली बार जाना। जब मैंने इस चीज़ के ऊपर अध्ययन किया तो मैंने अपने समस्या का समाधान काला जादू में खोजने का कोशिश किया। मैंने एक तांत्रिक का पता लगाया जो शहर के पहाड़ी इलाकों में रहता था। वो तांत्रिक बूढ़ा और बहुत ही रहस्यमय था। मैंने तांत्रिक को अपनी पूरी समस्या बताया। मैंने कहा मुझे शुभम को रास्ते से हटाना है। तब तांत्रिक ने मुझसे कहा इसका हल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत और धैर्य दोनों रखना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष टोटका बना कर दूंगा जो धीरे धीरे शबनम को कमज़ोर कर देगा। उसके मानसिक हालत बिगड़ने लगेगा, लेकिन ध्यान रखना ये रास्ता तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने राहुल को एक पुड़िया दिया और उसे शबनम के खाने में मिलाने का निर्देश दिया। शबनम को नॉनवेज खाना बहुत ही पसंद था और राहुल इसी का ही फ़ायदा उठाया। वो हर दिन बाहर से खाना लाता और उसमें तांत्रिक द्वारा दिया पाउडर को मिला देता। कुछ ही दिनों में शबनम का व्यवहार बदलने लगा। पहले तो वो हंसमुख और जीवन से पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन अब वो चिड़चिड़ी और तनावग्रस्त रहने लगी। उसकी नींद उड़ गई और वो अनजानी चीज़ों से डरने लगा। राहुल ने ये सुनिश्चित किया कि लोग इसे मानसिक बीमारी का नाम दे। उसने तभी शबनम के मेडिकल इलाज भी शुरू करवा दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। शबनम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कभी कभी वो खुद से बातें करती थी तो कभी किसी अंधेरे चीज़ से डरकर भागने लगती। राहुल जो बाहर से एक परवाह करने वाला साथी बना हुआ था, अंदर ही अंदर तब खुश हो रहा था कि उसकी योजना काम कर रही थी। इसी बीच प्रियंका ने राहुल पर शादी की दबाव डालना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि राहुल जल्दी से जल्दी शुभम से अलग हो जाए। राहुल ने एक बार फिर तांत्रिक का सहारा लिया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने कुछ टोटका करके ही नहीं दिया। सिर्फ कहा शबनम का इस्तेमाल किया हुआ कुछ चीज़ें उन्हें ला कर दे। इसके बाद से ही शबनम राहुल पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन शबनम ने राहुल और प्रियंका को एक साथ देख लिया। उसका शक तब यकीन में बदल गया था। उसने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उसी रात उसने खुद को फांसी लगा ली। शबनम की मौत ने सबको झंझोर दिया, लेकिन राहुल को लगा कि अब वो आज़ाद है। शबनम के आत्महत्या को मानसिक बीमारी का एक नतीजा बताया गया। मामला बहुत जल्दी ठंडा पड़ गया। इसके बाद 6 महीनों तक उसने उस घर में अकेले बिताया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। तभी मैंने शादी करने का फैसला किया। प्रियंका के साथ शादी होने के कुछ दिन बाद से ही प्रियंका के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन आना शुरू हुआ। जब मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, तब मैं फिर से उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वहां पहुंचने पर पता चला कि तांत्रिक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये सुनकर मेरे दिल में तभी से एक डर पैदा होने लगा। राहुल ने इस तरह अपनी पूरी गुनाह कबूल की। मौलाना ने पूरी घटना को सुनने के बाद कहा, तुमने बहुत ही बड़ी गुनाह किया है। शबनम की आत्मा अभी भी तड़प रही होगी। किन्नर की आत्मा वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ऊपर से उसे मारने के लिए काला जादू किया गया था।
अब वो इतना ताकतवर हो चुकी है कि उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं है। वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो अपना बदला पूरी नहीं कर लेती। राहुल ने डरते हुए पूछा, क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? मौलाना ने कहा, अगर तुम सच में प्रियंका को बचाना चाहते हो तो उसे छोड़ दो। शुभम तुम्हारे साथ किसी और को कभी खुश नहीं रहने देगा। वो उन्हें तरपा तरपा कर मारेगा और तुम्हें हर दिन सजा देगा। प्रियंका के लिए तुम्हें उसे दूर जाना होगा। ये एकमात्र रास्ता है। मौलाना की बात सुनकर राहुल के दिल टूट चुका था। उसने प्रियंका को उसके माता पिता के पास भेज दिया। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और खुद को सब कुछ खोने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन तब तक शबनम उसे परेशान नहीं करती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था। प्रियंका की तबीयत भी बेहतर हो गई थी और डॉक्टरों ने भी उसे मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया। प्रियंका फिर से वापस आने का जिद करने लगा। राहुल के चेहरे पर भी एक लंबे समय के बाद संतोष दिख रहा था। राहुल ने सोचा उनकी जिंदगी अब सही दिशा में चलने लगी है। लगभग 6 महीने बाद उसने फैसला किया प्रियंका को फिर से अपने घर लाने का। राहुल ने फिर से घर को अच्छे तरीके से सजाया। घर का हर कोना साफ किया ताकि प्रियंका को पुरानी यादें महसूस ही ना हो। वो उम्मीद कर रहा था कि उनके नया जीवन अब शांति और खुशियों से भरी होगी। लेकिन जैसे ही प्रियंका घर लौटे चीज़ें बदलना शुरू हुआ। पहले दिन तो सब ठीक था, लेकिन अगले दिन से माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। राहुल को ये सब पहले जैसा लगने लगा, जैसे समय ने खुद को दोहरा दिया हो। प्रियंका का व्यवहार अचानक फिर से अजीब हो गया। वो हर रात अकेले बैठी रहती, दरवाजों को घूरती रहती और बिना कुछ कहे रोने लगती। धीरे धीरे उसने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया, जोर जोर से दीवार पर अपना माथा ठोकना। राहुल ने एक रात उसे देखा कि वो अपने हाथ को नाखूनों से काट रही थी। फिर अचानक कटे हुए हिस्सों से निकलते हुए खून को अपनी जीभ से चाट रही थी। उसकी आंखें सूनी सूनी लग रही थी, जैसे उसके शरीर में कोई और शक्ति बस गई हो। इसके बाद फिर से घर का अनाज भी अचानक गायब होने लगा। राहुल ने देखा कि रसोई की सारी डिब्बियां खाली पड़ी थी। उसे लगा कि वो शायद भूल रहा है, लेकिन हर बार जब ऐसा होता तब उसकी बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। कुछ हफ्तों में घर का माहौल और भी भारी हो गया। ऐसा लगता था कि हर कोना घुटन से भरी हुई हो। हर रात राहुल को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके छाती पर बैठा हुआ है और उसे सोने नहीं दे रहा। घर के हर कोने से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इस सब से परेशान होकर राहुल ने घर बदलने का फैसला किया। उसने अपने पुराना घर से 2 किलोमीटर दूर एक नया फ्लैट किराए पे लिया। उसने सोचा कि जगह बदलने से सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। नया फ्लैट छोटा था, लेकिन बहुत ही शांत था। पहले कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। राहुल को लगने लगा कि अब शायद उसकी ज़िंदगी सही हो जाएगी, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक रात राहुल जब गहरी नींद में था, उसे अचानक से एक भारी कुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि राहुल के शरीर कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। तब कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन उसने देखा बिस्तर के पास जमीन पर प्रियंका बैठी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की लाल चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। उसके गले से कुर्राने की आवाज़ आ रही थी। फिर उसने राहुल की तरफ देखा और उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल गई। उसकी गूंजती आवाज़ ने राहुल के दिल को दहला दिया। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, इस लड़की को छोड़ दो। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं धीरे धीरे इसका सारा खून पी जाऊंगा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ
किसी को भी रहने नहीं दूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद प्रियंका अचानक से बेहोश हो गई। राहुल इस सब से हिल गया था। उसे याद आया कि मस्जिद के मौलाना ने भी उसे यही चेतावनी दी थी। लेकिन यह बात प्रियंका को कैसे पता चला? क्या वो काला साया सच में ही शबनम की आत्मा है? राहुल के दिमाग में तब सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिनों तक राहुल ने अपनी सारी ऊर्जा उस अजीब शक्ति का हल ढूंढने में लगा दी। वो कई तांत्रिक और मौलानाओं के पास पहुंचा, लेकिन हर कोई उसे यही सलाह देती कि वो प्रियंका को छोड़ दे। उन्होंने कहा इस शक्ति से लड़ना असंभव है और ज़्यादातर लोग तो उसका मदद करना ही नहीं चाहता था। उसका मदद करना बुरी मानसिकता को बढ़ावा देना जैसा है, इसीलिए हर कोई राहुल का मदद करना ही नहीं चाहता था। राहुल ने फिर भी हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इस दौरान प्रियंका का हालत भी और भी ज़्यादा बिगड़ गई। हर दिन वो अपने हाथ काटकर खून पीती। धीरे धीरे उसके आंखों में डरावनी चमक बढ़ी जा रही थी। उसके चेहरे सफ़ेद और भी ज़्यादा डरावनी हो रही थी। राहुल का हर दिन तब डर के साए में गुजरने लगा। वो अपने घर लौटने से भी डरता था। आखिरकार राहुल ने हार मान ली। उसने सोचा कि प्रियंका से तलाक लेना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। अंत में राहुल ने प्रियंका से अलग होने का फैसला लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी ये सवाल था, क्या ये सब कुछ शुभम की वजह से ही था? राहुल का तलाक उसके ज़िंदगी का सबसे अंधेरी दिनों का शुरुआत थी। अपने पुराने फ्लैट में लौटते हुए उसने महसूस किया सब कुछ पहले जैसा नहीं था। फ्लैट में एक गहरी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी सुकून देने वाला नहीं था। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। पहली रात जब राहुल अपने कमरे में सोने गया तो उसे अचानक पहली बार शुभम की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर उठकर बैठ गया। शुभम, जो कभी उसका करीबी दोस्त, उसका बीबी था, अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोने से उसे पुकार रहा हो। कभी रसोई से आवाज़ आती तो कभी बाथरूम से। राहुल ने इसे अपनी थकान का असर समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन ये आवाज़ें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कुछ दिनों बाद वो रात को गहरी नींद में था जब अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। डर के मारे उसकी सांसें थम गई। उसने धीरे से आंखें खोला, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके कमरे के पंखे धीमी धीमी आवाज़ में घूम रही थी। खिड़की के बाहर सन्नाटा बरसा हुआ था, मगर राहुल को यकीन था कि उसने किसी की मौजूदगी महसूस की थी। दिन ब दिन वो अधिक चिड़चिड़ा और बेचैन होता गया। उसे हर वक्त हर समय शुभम की आवाज़ सुनाई देती और वो उसका पीछा करता। ऑफिस में भी उसके काम बिगड़ने लगे। सहकर्मी ने उसके हालात को देखकर बातें बनाना शुरू कर दी। एक दिन ऑफिस के मीटिंग के दौरान वो अचानक चिल्लाने लगा, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। सभी लोग ये सुन के चौंक गए। सब राहुल की ओर चौंक कर देखा। राहुल के मैनेजर ने उसे मेडिकल लीव लेने का सलाह दी, लेकिन वो जिद करता रहा। शबनम उसका पीछा कर रहा है, उसे तंग कर रहा है। हर किसी को ये चीज़ अजीब लगने लगा। सोसाइटी के लोग भी उसका इस हालात को लेकर चर्चा करने लगे। कोई कहते कि राहुल पागल हो गया है, तो कोई कहते उसके ऊपर किसी प्रेत का साया है। उसकी ज़िंदगी एक बंद कमरे की तरह हो गई थी, जहां वो अकेला अपना डर और पश्चाताप के साथ घुट रहा था। राहुल ने इस पीड़ा से निकलने के लिए कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। एक बार उसने रसोई में गैस छोड़ दी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली। दूसरी बार उसने छत से कूदने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने फिर से उसे बचा लिया। तीसरी बार उसने ट्रेन के सामने चला गया, लेकिन फिर किसी शक्ति ने उसे ट्रैक से ही बाहर ढकेल दिया।
घर में फांसी लगाते वक्त उसने बेहोश होकर गिर ही गया। हर बार वो अपना जान लेने में नाकाम रहा। एक रात जब वो कमरे में बैठा हुआ था तो शबनम की आवाज़ें फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। इस बार शबनम ने उसे कहा, राहुल, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया। राहुल घबराकर दीवार को कोड़ने लगा। उसे हर कोने से शुभम का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में तब डर और पश्चाताप का मेल था। दूसरी तरफ प्रियंका ने तलाक के बाद अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर लिया। उसने अपने बीते दिनों को पीछे छोड़ते हुए खुद को नई तरह से संभाल लिया। उसकी दूसरी शादी भी हो गई और उसका एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ। प्रियंका अपने नए परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, लेकिन राहुल का हाल दिन ब दिन खराब होता गया। बार बार आत्महत्या करने का नाकाम कोशिश भी उसका जारी रहा। आखिरकार उसके पड़ोसी ने उसे मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वहाँ वो दिन रात हॉस्पिटल के एक कोने में बैठा रहता, अपने अतीत को याद करते हुए। शबनम की आवाज़ें अब भी उसे परेशान करती थी। वो धीरे धीरे अपने पहचान को खोते जा रहा था और अब वो खुद को पूरी तरह से भूल चुका है। कहते हैं जो इंसान काला जादू का इस्तेमाल बुरे काम के लिए करता है वो ना केवल दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है बल्कि अपने आत्मा को भी खो देता है। जिस तांत्रिक ने राहुल की मदद की थी वो तो बेमौत मारा गया, लेकिन राहुल अभी भी हॉस्पिटल के किसी कोने में बैठा हुआ अपनी किए की सजा भुगत रहा है। काला जादू का गलत इस्तेमाल आज नहीं तो कल सबको भुगतना पड़ेगा। यही इसकी वास्तव है और यही है इसकी खासियत, क्योंकि पाप किसी के बाप को भी नहीं छोड़ता। तो यही था आज का कहानी। काला जादू के ऊपर और एक सच्ची इंसिडेंट आने वाला है। जब परमिशन मिल जाएगा उस कहानी का तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगा। इस वीडियो को लाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि इसे बनाने में ही मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इसके अलावा भी छोटा चैनल होने के वजह से ना कोई अपना सच्चा इंसिडेंट छोटा चैनल के साथ शेयर नहीं करता है। तब भी कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे कहानी आप लोगों के लिए ले आऊँ, वो भी सच्चे घटनाओं पे आधारित। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दें तो हम लोग ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ ताकि जल्दी से परमिशन मिले हर एक स्टोरी का। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्ची और भूतिया अनुभव है या फिर कोई सच्ची डरावनी कहानी जिसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आपकी कहानी भेजने के लिए हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी आपको इस वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपके कहानी को इस चैनल पर ज़रूर प्रस्तुत करेंगे ताकि हर कोई उस सच्ची हादसा को जान सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कहाँ से सुन रहे थे आप इस कहानी को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।